Very good morning to all of you. Today we will see the principle of hammer mill. So in previous lectures we already discussed about cutter mill, रोलर मिल. सो हमने जब देखा तो पहले हमने देखा कि भाई जो हमारी जो मिल है जिसके अंदर हमको जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी साइज़ को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम किस तरह से उसको या कौन सी मिल की मदद से हम उसको उसकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. तो उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं. कौन कौन से? कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन एंड कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन. तो इसमें उन्होंने एक अलग प्रिंसिपल वाली, जैसे कटिंग के लिए कौन सी मिल है, फिर उसके बाद में कंप्रेशन के लिए कौन सी मिल है, फिर उसके बाद में इम्पैक्ट के लिए कौन सी मिल है. तो इस तरह से उनके प्रिंसिपल की बेसिस पर आपको उनको याद रखना है और उसी बेसिस पर वो जो मिल है वो वर्क करती है, उसका वर्किंग जो होता है वो उसी बेसिस पर होता है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो उसी प्रिंसिपल की बेसिस पर होता है. सो टुडे वी विल सी हैमर मिल विच इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट. अब आपके पास में अगर आपको हैमर, अगर मैंने बोला तो हैमर बोलने के बाद आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसके ऊपर आप इम्पैक्ट यानी कि ज़ोर से मारने के बाद, प्रेशर से मारने के बाद उस पर्टिकुलर जो भी जिसको हमको उसके ऊपर मारना है, तो उसकी साइज़ या उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी उसमें जो डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ हमको इस यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो हैमर मिल के अंदर क्या होता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मीन्स व्हाट? किसी चीज़ को हम ऐसे इम्पैक्ट प्रोड्यूस करना वहाँ पर इस तरह से. सो मटेरियल इज़ मोर और लेस स्टेशनरी एंड इज़ हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड. मतलब कि जो मटेरियल इस चीज़ में हम यूज़ करते हैं इस मिल के लिए, वो अपना कैसे होता है? मोर स्टेशनरी. मोर स्टेशनरी मीन्स व्हाट? कि उसके जो एजेस होते हैं वो जो मटेरियल होता है वो इस तरह से ऐसे उसके जितने ज़्यादा एजेस होंगे उतना हम उसको इस हैमर मिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि जब ये जो शाफ्ट है ये हाई स्पीड के अंदर ऊपर रोटेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इम्पैक्ट पैदा होता है वहाँ पे, और उस इम्पैक्ट की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वहाँ पे वो उसका जो साइज़ है वो कम होता है. तो यहाँ पर उन्होंने डायग्राम की मदद से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है इट कंसिस्ट ऑफ स्टाउट metal casing enclosing a center shaft to which 4 or more swing hammers are attached. The lower part of the casing consists of screening through which material can pass and collected in suitable receiver when the desired degree of size reduction is reached. अब ये जो पूरी डायग्राम है, ये डायग्राम है हैमर मिल की, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा स्टील का शाफ्ट होता है जिसके ऊपर हैमर्स लगे हुए होते हैं. ये क्या है? ये हैमर्स है. अब ये हैमर्स लगे हुए होते हैं और ये जो होता है ये स्पीड से घूमता है. ये जो शाफ्ट है ये स्पीड से घूमता है, और जब हमारा मटेरियल हम यहाँ से अंदर पुट करेंगे, और ये जो है ये क्या है? एक स्टील का कवर है जिसको कवर करके रखता है, ताकि अगर हमने इसको कवर नहीं किया तो क्या होगा? जो मटेरियल है वो जैसे ही इंटर होगा वो फिर यहाँ पे लगने के बाद कहीं पर भी उड़ेगा, वो कहीं पर भी जा सकता है. इसलिए इसको हमने कवर किया है पहले. फिर उसके बाद में हम जो हमारा फीड है वो यहाँ से एंटर करते हैं, और इसको जब ये हाई स्पीड के ऊपर रोटेट होता है तो यहाँ पे मटेरियल ब्रेक होता है, और इस पार्ट पर जो चीज़ लगी हुई होती है वो होती है स्क्रीनिंग, या फिर जिसको हम बोलेंगे सीव. तो यहाँ से क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नोटिफाई कर दिया कि यहाँ पे सीव नंबर 20 के ही पार्टिकल्स पास होंगे यहाँ से. तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा वो पास नहीं हो पाएगा अगर वो 20 तक आता नहीं है. तो तब तक ये शाफ्ट बहुत स्पीड से घूमता रहेगा और हमारा मटेरियल फिर यहाँ 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 इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, और जिसकी वजह से स्पीड से घूमने की वजह से क्या होगा कि वो मटेरियल वहाँ पे क्रश होना स्टार्ट होगा. और जब उसकी साइज़ 20, अगर हमने 20 सेट की है या फिर 20 की सीव लगाई है यहाँ पे, तो 20 के ऊपर आ जाएगी, तो फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट हमारा जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा, पास हो जाएगा. इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है. सो हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, द मटेरियल इज पुट इनटू द होपर विच इज़ कनेक्टेड टू द ड्रम. द मटेरियल इज पाउडर इनटू द डिजायर साइड ड्यू टू द फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर एंड इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन. वही सब लिखा है जो हमने भी डिस्कस किया कि भाई यहाँ से मटेरियल को पास करना है. पास करने के बाद शाफ्ट ज़ोर से रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल साइज़ है वो रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होने के बाद में वो स्क्रीन से यहाँ पर आती है. तो उसकी यूजेस क्या क्या है?
द हैमर मिल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल दैट चोक द स्क्रीन। तो यहाँ पर हम हर तरह का मटेरियल पाउडर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन से मटेरियल, जो स्टिकी होते हैं उस तरह के मटेरियल को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, जो स्क्रीन है इसको चोक कर देता है। मतलब जो सीव होती है वहाँ पर, अगर आपने सीव के अंदर, अगर आपके घर पे सीव है और वहाँ पर आपने जैसे कि स्टिकी मटेरियल ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ से आटा निकाल रहे हो तो क्या होता है, फिर वो जैम हो जाता है वहाँ पर, वो वहाँ पर चोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है फिर वो पास नहीं होंगे वहाँ से। तो इसलिए हमको स्टिकी मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वन है डिसइंटीग्रेटर। तो डिसइंटीग्रेटर के अंदर जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, इम्पैक्ट के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड था प्रिंसिपल, उसी तरह से डिसइंटीग्रेटर, ये जो एपरेटस है डिसइंटीग्रेटर का, उसमें भी जो है सेम प्रिंसिपल है कि वो इम्पैक्ट के बेसिस पर काम करता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई हैमर मिल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या गिव द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, सो यू शुड हैव टू राइट द आंसर दैट द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। हैमर वर्ड में ही सब कुछ छुपा है। हैमर मतलब क्या, हथौड़ा। अगर आपने ऐसे सोचा हथौड़ा, तो हथौड़ा मतलब क्या, कैसे वर्क करता है वो, जब तक कि आप उसके ऊपर इम्पैक्ट पैदा नहीं करते, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो वर्क नहीं करता। तो इसी तरह से इसका भी प्रिंसिपल सेम है। तो इसमें से जो उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग यहाँ पे बताया है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये इस तरह से एक ड्रम होता है, यहाँ पर उस ड्रम के ऊपर यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ है जिसको बीटर्स कहा है उन्होंने। बीटर्स, बीट मतलब क्या, बीट मतलब किसी चीज़ को मारना या फिर उसको उसकी साइज़ को ब्रेक करना, उसको बोलते हैं बीटर। तो ये जो है वो शाफ्ट है, ये दो जो है वो शाफ्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने सीव लगाई है, और यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है ये इंडोलेटिंग इनर सरफेस है, जहाँ से आप मटेरियल पुट करोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, मटेरियल पुट करोगे, और ये पूरा जो मटेरियल वो टाइटली इनक्लोज है। और जैसे ही आप मटेरियल यहाँ से पुट करोगे तो ये क्या होगा, ये शाफ्ट ज़ोर से रोटेट होगा। ज़ोर से रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मटेरियल था हमारा वो यहाँ पे पाउडर होने लगेगा फिर। और फिर पाउडर होने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी जो साइज़ थी, सीव नंबर जो भी हमारा फॉर एग्जांपल 5 है सीव नंबर, तो 5 से वो यहाँ से पास होगी इस पैसेज में आएगा। और अब इस पैसेज में आएगा तो अब क्या हुआ कि देखो ये जो शाफ्ट है, अभी शाफ्ट अगर घूमेगा, रोटेट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है, ये जो टैंक है, इसके अंदर है ना एयर का प्रेशर जनरेट होगा। ये फ़ैन की तरह भी एक्ट करेगा। जिस तरह से स्पीड से घूमेगा तो ये क्या करेगा, जो एयर है ये एयर को अंदर पास करेगा, और एयर अंदर पास होगी तो क्या होगा फिर कि इस पार्ट में जो मटेरियल ब्रेक होकर अंदर आ रहा है, वो जिसमें फाइन जो पाउडर है वो क्या होगा, फिर वो उड़ने लगेगा इधर उधर, और उड़ने की वजह से क्या होगा, फिर जो डस्ट बैग है ये डस्ट बैग के अंदर जमा होगा आकर। और यहाँ पर आकर जमा होने के बाद क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो पार्टिकल्स है, जो हम यहाँ पे मटेरियल को ब्रेक कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होकर उसका साइज़ रिड्यूस हो गया। फाइन पार्टिकल्स के अंदर कहाँ सेपरेट होंगे, वो इस डस्ट बैग के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शाफ्ट की घूमने की वजह से यहाँ पर एयर का प्रेशर भी अप्लाई होगा, और एयर के प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो स्मॉल और वेरी फाइन पार्टिकल्स है वो उड़कर ऊपर जाने लगेंगे, और ऊपर जाने के बाद इस बैग के अंदर वो जमा होंगे। तो हमारा जो पाउडर मटेरियल होगा वो हमको यहाँ से कलेक्ट करना है। तो इस तरह से इसका ये प्रिंसिपल है। सो यूजेस क्या है इसके, द मिल इज़ यूज टू पाउडर ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग्स। द ड्रग शुड बी ड्राइड बिफोर फीडिंग इनटू द डिसइंटीग्रेटर टू गेट द फाइन पाउडर। To avoid the jamming of the beaters of the disintegrator, use moderately small pieces। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर आप हार्ड ड्रग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो बीटर्स है वो जैम ना हो, इसके लिए आपको जो आपका मटेरियल है वो आपको उसको मॉडरेट साइज़ करके डालनी है। उसको पहले इतनी बड़ी बड़ी साइज़ यहाँ पे डालनी नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये जाम हो सकता है, तो इसलिए आपको उस साइज़ को पहले रिड्यूस करना है और फिर यहाँ पर उसको डालना है। फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है एट्रिशन। एट्रिशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो
सराउंडिंग की जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उससे एक प्रेशर अप्लाई करते हो और उसकी वजह से साइज़ को रिड्यूस करते हो। तो इस तरह के प्रेशर को हम बोलेंगे एट्रिशन। सो इन एट्रिशन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल एज इन कंप्रेशन बट द सरफेस ऑफ मूविंग। अब एट्रिशन जैसे कि मतलब अगर आप किसी पाउडर को प्रेस कर रहे हो तो ये भी एक फोर्स है एट्रिशन का। क्यों? ताकि आप प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पे उसकी साइज़ को रिड्यूस कर, रिजल्टिंग इन शेयर फोर्स विच ब्रेक्स द पार्टिकल्स ऑन लेबोरेटरी स्केल। द साइज रिडक्शन बाय एट्रिशन इज डन बाय यूजिंग पेसल एंड मोटर। जब आप पेसल एंड मोटर यूज़ करते हैं वो भी एट्रिशन की ही एग्जाम्पल है। बट ऑन अ लार्ज स्केल, अभी जो मोटर पेसल की एग्जांपल थी वो स्मॉल स्केल के ऊपर थी, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वहाँ पर बड़ी मिल की ज़रूरत लगेगी। आप मोटर पेसल की मदद से एक एक यूनिट डोसेज फॉर्म को पाउडर नहीं कर सकते। सो उसमें पहला जो मिल है वो है बॉल मिल। सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो जो बॉल मिल है ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है बॉल मिल? इम्पैक्ट और एट्रिशन। सो इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे बॉल मिल वर्क करती है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है उसका? इट कंसिस्ट ऑफ हैलो सिलेंड्रिकल विच इज़ माउंटेड ऑन अ मेटालिक फ्रेम इन सच अ वे दैट इट कैन बी रोटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो उनको ऐसे बोलना है कि भाई ये जो मिल है ये ऐसी होती है कि जो एक सिलेंडर होता है, तो ये सिलेंडर है, ये लॉन्गिट्यूडनल में मेजर होता है स्टील के ब्लेड के स्टील के शाफ्ट के ऊपर, ये फ्रेम मेटालिक फ्रेम के ऊपर, इस तरह से कि ये जो सिलेंडर है ये मूव हो सके, ये रोटेट हो सके। इस तरह से सिलेंडर क्या होता है यहाँ पे? रोटेट होता है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि स्टील के बॉल्स होते हैं। ये जो है ये एक्चुअली स्टील के बॉल्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं फिर, ये जो सिलेंडर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के अंदर हमने फिट किया है, जो कि रोटेट हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि हम उस सिलेंडर को 30 to 50% जो है वो जो मेटल के जो बॉल्स होते हैं, मेटल के बॉल्स जो होते हैं वो, जिसको आप सादी लैंग्वेज में छर्रा बोलते हो, तो उस तरह के जो बॉल्स होते हैं वो हर साइज़ के, बड़े छोटे मॉडरेट साइज़, तो इस तरह के साइज़ के आप इसमें पुट करते हो। और ये डालने के बाद आप क्या करते हो, उसको रोटेट करते हो। और इसी के साथ साथ आपका जो मटेरियल है जो आपको पाउडर करना है वो भी आप इसमें ऐड करते हो। और इसके अंदर फिर वो ऐड करने के बाद में क्या होता है कि आप उसको रोटेट करते हो। तो लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने देखो ये 3 डायग्राम बताई है, एक लो स्पीड, एक हाई स्पीड और एक करेक्ट स्पीड। तो आपको ये रोटेट करना है, लेकिन अगर आप इसको लो स्पीड के ऊपर रोटेट करते हो तो ये जो बॉल्स हैं वो नीचे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करते हो तो जो सारे बॉल्स हैं वो क्या होंगे, पूरे उसकी मिल के जो वॉल्स है उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। लेकिन आप उसको करेक्ट स्पीड के ऊपर रोटेट करते हो तो वो कुछ इस तरह से रोटेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्रिंसिपल है इम्पैक्ट कैसे होगा कि जैसे बॉल ऐसे उठेंगे और फिर ऐसे आएंगे तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आएंगे। मतलब क्या कि जो मटेरियल यहाँ पर जो प्रेजेंट है, फिर जो मटेरियल इनके बीच में प्रेजेंट होगा उनके ऊपर इम्पैक्ट पैदा होगा। इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, फिर उसकी साइज़ रिड्यूस होंगी। और फिर क्या होगा, और एट्रीशन, फिर क्या, ये जो फोर्स चल रहा है, मतलब जो रोटेट हो रहा है, तो ये एट्रीशन का फोर्स हुआ। और फिर इस तरह से ये जो फोर्स है वो इम्पैक्ट का फोर्स है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, घर पे जाना है, बॉटल लेनी है या एक प्लास्टिक का जार लेना है, उसमें आपको कुछ मार्बल्स डालनी है और मार्बल डालने के बाद आपको उसको ज़ोर से रोटेट करना है। इस तरह से रोटेट करने के बाद क्या होगा, अगर आप उसको ज़ोर से रोटेट करते हो तो पूरे जो मार्बल है वो इस लेवल के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो जो मार्बल है, अगर आप उसको लो स्पीड में रोटेट करते हो तो वो इस तरह से रोटेट होंगे। अगर आप उसको ऐसे 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 घुमाते हो धीरे धीरे तो वो नीचे ही रहेंगे। लेकिन आप उसको ज़ोर से स्पीड में घुमाते हो तो वो पूरी वॉल से स्टिक हो जाएंगे। लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलरली एक करेक्ट स्पीड के ऊपर घुमाते हो तो इस तरह से वो जो मार्बल्स हैं वो गिरेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसका प्रिंसिपल समझना है तो आपको घर जाना है, घर के ऊपर क्या करना है, एक प्लास्टिक का जार लेना है, उसमें आपको कुछ मार्बल्स ऐड करनी है, कुछ आपके पास अगर जो बेरिंग के अंदर जो स्टील के बॉल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के आपको बॉल्स इसमें ऐड करने हैं। और उसमें आप क्या करेंगे, फिर अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है कि साइज़ कैसे रिड्यूस होती है तो उसमें आप शुगर या सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे कि ये जो प्रिंसिपल है
कि भाई जो हम शुगर को क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमको इसकी साइज़ को स्मॉल करना है, अभी होती है या नहीं होती है इस प्रिंसिपल की मदद से वो देखना है हमको। तो आपको 3 जार लेने हैं, तीनों में मार्बल्स और जो भी आपके पास अलग अलग साइज़ के बॉल्स होंगे, स्टील बॉल्स, वो आपको ऐड करने हैं तीनों में अलग अलग, और तीनों में आपको शुगर या सॉल्ट ऐड करना है। अब आप तीनों में शुगर या सॉल्ट ऐड करने के बाद में जो फर्स्ट जो जार रहेगा उसको आपको पकड़कर, उसको टाइट करके, उसको पकड़कर उसको आपको लो स्पीड के ऊपर 15 मिनट के लिए रोटेट करना है इस तरह से, ताकि वो जो अंदर बॉल्स है वो इस तरह से नीचे नीचे की तरफ रहे। तो और 15 मिनट रोटेट करने के बाद देखना है आपको कि वो मटेरियल जो है वो कितना पाउडर हुआ है। और फिर जो बी है उसको आपको क्या करना है, हाई स्पीड के ऊपर, मतलब इस तरह से स्पीड में उसको रोटेट करना है कि ये जो बॉल्स है वो पूरा वॉल से स्टिक हो जाए। इतनी स्पीड में आपको इसको रोटेट करना है 15 मिनट के लिए, और देखना है कि वहाँ पर पाउडर कितना हमको मिलता है। और फिर थर्ड वन में क्या करना है, आपको इस तरह से मॉडरेटली रोटेट करना है ताकि वहाँ पर इस तरह से जो इम्पैक्ट पैदा हो, उसके अंदर इम्पैक्ट जनरेट हो, इस तरह से आपको रोटेट करना है। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से फिर किस में ए बी सी, तो कौन से इसमें सबसे ज़्यादा पाउडर जो है वो बारीक या फाइन हमको देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से आप घर के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हो। उसके यूजेस है कि द मिल इज़ यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग्स टू फाइन पाउडर। जो ब्रिटल ड्रग्स होते हैं उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मिल का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, इट कैन बी प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, तो ये मिल जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर प्रोड्यूस करती है। इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन इफ़ सीव और क्लासीफायर इज़ अटैच टू द मिल। मतलब क्या है कि हम जो कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम एक क्लासीफायर या एक सीव भी अटैच कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इस सीव, अगर हम इसमें सीव लगा देते हैं तो इसका मतलब ये कि क्या होगा कि हमको उस पर्टिकुलर सीव से पास करने के बाद हमको उस साइज़ की मिल जाने के बाद जो रिमेन होंगे हम उसको फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस। मतलब जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं आप उसको इसकी मदद से ग्राइंड कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल एज इट कैन बी यूज इन द कम्प्लीटली इनक्लोज फॉर्म। ऐसे मटेरियल्स जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जिसको आपको पाउडर करना है, लेकिन अगर वो पाउडर जो है वो फॉर एग्जांपल जो ड्रग है वो सिडेशन प्रोड्यूस करता है, सिडेशन होता है उस ड्रग को लेने के बाद, तो अगर वो ड्रग को आप कर रहे हो लेकिन उसका पाउडर उड़ रहा है तो क्या होगा कि वो आप इनहेल करोगे और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी बॉडी में वो ड्रग जा सकता है, जिसकी वजह से आपको सिडेशन हो सकता है। तो उस तरह के ड्रग को आप इस तरह की मिल में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से इनक्लोज होती है, पूरी तरह से क्लोज होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इस मिल का, द बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजली मशीन। अब आप जब घर पे ये सब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको जाहिर सी बात है उन बॉल्स की आवाज़ आएंगी, तो इसलिए इट इज़ वेरी नॉइजली मशीन वेयर अकोर्स फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज फ्रॉम द केसिंग विच मे रिजल्ट इन कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये बार बार जो बॉल्स है वो आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बॉल्स वहाँ पे ब्रेक्स भी हो सकते हैं, और बॉल अगर ब्रेक होते हैं वहाँ पर तो वो जो पार्टिकल्स उस बॉल से निकलेंगे वो हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने देखा बॉल में। उसके बाद में है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये जो मिल है इसमें भी सेम जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन का है, जिसमें आप क्या करते हो कि जो प्रिंसिपल है उसका वो इम्पैक्ट और एट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप पाइप्स का कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप पाइप विच हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 to 200 mm। सो ये लूप पाइप है। डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप विच मे बी अप टू 2 मीटर, देयर इज एन इनलेट फॉर द फीड एंड सीरीज ऑफ नोजल्स फॉर द इनलेट ऑफ एयर एंड गैसेस। इट ऑल्सो हैज़ एन आउटलेट फॉर क्लासीफायर। अब देखो ये जो फ्लूइड एनर्जी मिल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक पाइप होता है जिसकी साइज़ 20 to 200 mm होती है, जिसके अंदर इस तरह से नोजल्स फिट होते हैं। ये क्या है, नोजल्स है। ये नोजल्स क्या करते हैं, यहाँ से हाई एनर्जी के अंदर
एयर को, ये जो गैस होती है वो ट्रांसफ़र, ये ज़ोर से यहाँ से एयर पास करते हैं, जो कि न्यूट्रल गैस होती है, जिसको जो हमारे प्रोडक्ट से इंटरफेयर नहीं करती। ज़ोर से इसको पास करने की बाद क्या होगा कि पूरे यहाँ पर सब तरफ प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम ऐड करेंगे। प्रोडक्ट जैसे हमारा ऐड होगा अंदर, वो अंदर जाने के बाद क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो आपस में टकराएगा, जिसको बोलेंगे फिर वहाँ से कौन कौन से प्रिंसिपल आएंगे वहाँ पे वापस, इम्पैक्ट, एट्रीशन। तो ये जो फोर्स वहाँ पर क्रिएट होगा उसकी वजह से क्या होगा कि फाइन पार्टिकल्स बनते जाएंगे उसके, और फाइन पार्टिकल्स बनने के बाद वो क्या होंगे, इस तरह के आउटलेट, यानी कि जो क्लासीफायर से हमारे जो वेरी फाइन पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आके जमा होने लगेंगे, और जो क्लासीफायर से यानी कि यहाँ पे जो सीव है, वो जो सीव है वहाँ से ये पास होने लगेंगे फिर ब्रेक होकर। इस तरह से इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि गोल सिलेंडर टाइप एक नोज़ल होता है, जिसके अंदर इधर से ये जो नोज़ल फिट होते हैं ये एयर को ज़ोर प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर अंदर छोड़ते हैं। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जैसे ही इंजेक्ट करते हैं, हाई प्रेशर के अंदर आने के बाद उसके अंदर इम्पैक्ट और एट्रिशन का प्रिंसिपल रन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने की वजह से वो पाउडर बनता है उनका, और वो पाउडर जो है वो यहाँ से जो सीव होता है उसको पास करके यहाँ से निकलता है। तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल और वर्किंग था। उसी तरह से जो है मिसैलेनियस के अंदर एज रनर मिल है, जिसका प्रिंसिपल जो है वो, जिसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड है कि प्रिंसिपल कौन सा इसका, कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो एज रनर मिल का जो प्रिंसिपल है, सॉरी पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल के। तो इसमें क्या है, द मिल इज़ यूज टू ग्राइंड द मटेरियल टू फाइन पाउडर। तो ये जो मटेरियल है जिसमें हम फाइन पाउडर कर सकते हैं ग्राइंड। द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर कैन बी कंट्रोल ड्यू टू द यूज़ ऑफ अ क्लासीफायर। हम उसकी पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लासीफायर होता है। एंड देयर इज़ नो वेयर ऑफ द मिल एंड हैंड देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी जैसे कि हमने देखा था कि इन द केस ऑफ बॉल मिल, यहाँ पे बॉल्स आपस में टकरा कर वहाँ पर टूट सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कंटामिनेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये मिल के अंदर कंटामिनेशन होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू बॉल मिल कम है। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंस एज सल्फोनामाइड, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। अब देखो क्या होता है कि ये जो बाकी के जो प्रिंसिपल, ये जो मेथड्स है, इसमें क्या होता है कि ये जब शाफ्ट घूमता है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट नहीं होते, जो हीट रेजिस्टेंस नहीं होते, वो प्रोडक्ट वहाँ पर डिग्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम इस मिल की मदद से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन जो मिसैलेनियस मिल्स के अंदर आता है वो है एज रनर मिल। तो इसका प्रिंसिपल है कि द साइज रिडक्शन इज़ डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन्स एंड शेयरिंग फोर्स विच इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्टोन्स। तो मतलब आपको ये जो मिल है इसमें क्रशिंग किस वजह से होती है, जो स्टोन्स होते हैं हैवी वेट के। आप जनरली आप किसी चीज़ को अगर आपको क्रश करना हो तो आप क्या करते हो, बड़ा सा एक पत्थर लेते हो, उसको क्रश करते हो। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है। जितनी ज़ोर से आप उस पत्थर को अप्लाई करोगे तो उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको वहाँ पर ज़्यादा बारीक देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता है। तो क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर्स। ये 2 हैवी रोलर्स है एंड अ बेड मेड अप ऑफ स्टोन और ग्रेनाइट। तो ये जो स्टोन का बना हुआ है या फिर ग्रेनाइट का बना हुआ एक बेड होता है। द रोलर्स हैव अ सेंट्रल शिफ्ट एंड दे रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। तो ये सेंट्रल शिफ्ट होता है जो कि उनको होल्ड करके रखता है और उसको रोलिंग करता है। द बेड रोलर्स आर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड मूव अराउंड द बेड। तो ये जो शाफ्ट है उसमें क्या होता है कि भाई सिंपल से ऐसे 2 शाफ्ट होते हैं, ऐसे नीचे बेड होता है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट पुट करना है और वो इस तरह से रोटेट होते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वहाँ पर वो क्रश हो सके। आपके घर में अगर आप स्टील बट्टा अगर आपने देखा होगा तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है एक आपका जो उन्होंने यहाँ पे स्टील का जो रोलर लिया है उसको आप बट्टा बोल सकते हो, और जो सील है उसको आप ग्रेनाइट का, वो भी ग्रेनाइट का बना होता है।
यहाँ पर भी स्टोन या ग्रेनाइट का बना होता है, और जब उसको आप इस तरह से रब करते हो, क्रश करते हो, तो वहाँ पर जो भी आपको मटेरियल बारीक करना होता है वो वहाँ पर बारीक होता है। सिंपल सा ये प्रिंसिपल है। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। और यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मिल्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कटर मिल यूज़ कर रहे हो तो इसका प्रोडक्ट की साइज़ जो है वो कितना वहाँ पर आ सकता है। तो वहाँ पर आ सकता है 20 to 80 मेश। रोलर मिल कौन सा एक्शन पे काम करता है, कंप्रेशन, या इन शॉर्ट अगर आपको सारी मिल के बारे में इन शॉर्ट मालूमात अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरह से आप टेबल बना के कर सकते हो कि भाई जो कटर मिल है वो उसका प्रिंसिपल है कटिंग, इसकी मतलब कटिंग के ऊपर वो वर्क करती है, जो कि उसकी जो प्रोडक्ट साइज़ है इस मटेरियल मतलब यानी कि इस मिल में जो मटेरियल बारीक होते हैं वो 20 और 80 मेश के साइज़ से होते हैं। और इसका यूज़ क्या है कि जो फाइब्रस क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल जो ड्रग्स होते हैं वो उस तरह के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। और कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, फ्राइबल मटेरियल। तो इस तरह से बाकी के और जो मटेरियल्स जो अलग अलग मिल्स है उसके उन्होंने अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि भाई जो रोलर मिल है वो कंप्रेशन के ऊपर वर्क करती है, आप उसको 20 to 200 मेश यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना होता है, एब्रेसिव मटेरियल आप यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते। हैमर मिल के अंदर आप इम्पैक्ट के ऊपर वर्क करते हो, 3 to 5 मेश वहाँ पर आप साइज़ उसकी मिल सकती है आपको। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हो लेकिन एब्रेसिव मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये एक टेबल है। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन। तो आपको इसमें उन्होंने बताया है कि भाई किस बेसिस पे आप जो है वो ड्रग की साइज़ कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपको कितना फाइन ड्रग चाहिए, तो वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो उसमें सॉल्वेंट और मेनस्ट्रम दिया है उन्होंने पहला। तो सॉल्वेंट और मेनस्ट्रम मतलब क्या कि आपको वो कितना डिज़ोल्व करना है उस चीज़ की बेसिस के ऊपर। जैसे कि वाटर हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर देन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल 60% मोर, देयरफॉर अ हाई डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड विद अल्कोहलिक और मेनस्ट्रम देन द वाटर। अभी देखो सिंपल से एग्जांपल है, अगर आपको घर में शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो आपके पास एक खड़ी शक्कर है और दूसरी जो शक्कर है वो आपने क्या किया, पहले इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद में आपने उसको फिर वाटर में सॉल्यूबल किया। तो क्या लगता है कौन सी शुगर पहले डिज़ोल्व होने वाली है, जो आपने क्रूड ऐसी कैसी यूज़ किया वो वाली, या जो पहले से आपने पाउडर करके लाया वो वाली। तो ऑन द बेसिस ऑफ और रिक्वायरमेंट अगर आप सॉल्वेंट यानी कि जिस वाटर में यानी कि जिस सॉल्वेंट में आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हो उसकी क्वांटिटी अपने पास कम है, तो कम क्वांटिटी होने की वजह से वो सॉल्यूबल होने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा। जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ रहेगी उस मटेरियल की उतना ज़्यादा टाइम वो सॉल्यूबल होने के लिए वहाँ पर लगाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा कम उसकी साइज़ रहेगी उतनी ज़्यादा वो कम वहाँ पर टाइम लगाएगा। इसी तरह से ड्रग मेनस्ट्रम रेशियो, the rate of solution is greater in case of larger than a small volume of solvent. Moreover, the size reduction of solid also hasn't for the solution formation. अब देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको सॉल्वेंट कम यूज़ करना होता है और मटेरियल जो है वो ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट है उसकी साइज़ स्मॉल हो ताकि वो वहाँ पर आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें। नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग एंड लोकलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। द मेनस्ट्रम इज स्लोली पेनिट्रेट इनटू हार्ड वुडी ड्रग्स and then into soft drugs. Therefore, in the case of hard drugs, it becomes necessary to reduce them to a fine powder than in the case of soft drug. For the same process of extraction and menstruum, the localization of active principle is such important factor in deciding the degree of size reduction of drug. Active constituent of digitalis leaves are localized chiefly in the harder tissue of leaves, hence require a fine degree of size reduction. मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उनको सिर्फ इतना बोलना है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल टी जो होती है वो आप डायरेक्टली जो है उसके लीव्स को आइसोलेट करके उसको ड्राई करके यूज़ करते हो क्या? नहीं, पहले आपको उसको पाउडर करना होता है। जितना ज़्यादा बारीक पाउडर करोगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर हमको वहाँ से जो है चाय आइसोलेट होंगी। तो इस तरह के अगर आपको कोई प्रिपरेशन बनानी है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि डिजिटलिस का जो लीव्स है वो जितना ज़्यादा आप फाइन करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका एक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से
उसके बाद में प्रोसेस, फिर अलग अलग प्रोसेस के अंदर आप अलग अलग साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें आपको साइज़ ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करनी होती है, कुछ साइज़ ऐसी होती है कि आपको एक पर्टिकुलर साइज़ के ऊपर उसको यूज़ करना होता है, तो उसके हिसाब से आपको उसको फिर पार्टिकल साइज़ चूज़ करनी है। अब हम देखेंगे कि भाई लेविगेशन एंड एल्यूट्रिएशन क्या होता है। तो लेविगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेट ग्राइंडिंग। द मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पेस्ट विद वाटर एंड देन ग्राइंडिंग ऑफ पेस्ट इज डन फॉर अ मोटर यूजिंग अ फ्लैट हेडेड पेसल। अब लेविगेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये एक वेट ग्राइंडिंग की मेथड है। मतलब क्या, वेट जब अब तक हमने जो भी देखा वहाँ पर हम सिर्फ पाउडर कैसे बनता है वो देख रहे थे, लेकिन अभी इसमें हमको वेट ग्राइंडिंग करनी है। यानी कि जो स्टिकी मटेरियल है उसको अगर ग्राइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमको क्या करना होता है कि जो मटेरियल है उसको पेस्ट में कन्वर्ट करना होता है हमको वाटर के ज़रिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेस्ट को मोटर के अंदर और पेसल के अंदर लेंगे उस पेस्ट को, और फिर हम उसको ट्राइचुरेट करेंगे इस तरह से। इन द केस ऑफ लार्ज स्केल ग्राइंडिंग ये हो गया। अब स्मॉल स्केल के लिए कि अगर हमको स्मॉल स्केल के लिए वेट ग्राइंडिंग करना है तो हमको उसको पाउडर को लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, उसका पेस्ट बनाना है, वाटर पेसल में उसको ग्राइंड करना है। लेकिन अगर हमको ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो कैसे करेंगे फिर हम, इट इज़ डन बाय यूजिंग कोलाइडल मिल और अ मिल रिसेंबलिंग एन एज रनर मिल। तो कोलाइडल मिल और एज रनर मिल की मदद से आप लेविगेशन कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से मटेरियल आप कर सकते हो। अगर आप क्यूलिंग प्रिपेयर कर रहे हो, चाक प्रिपेयर कर रहे हो, रेड एंड येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हो, कैलामाइन और कैम्फर लोशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस तरह की मिल्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एल्यूट्रिएशन। एल्यूट्रिएशन क्या है? एल्यूट्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड कोर पार्टिकल फ्रॉम अ पेस्ट obtained after levitation. The paste is mixed with a large volume of water and the mixture is allowed to stand for a short period, during which the heavy coarse particles with high density settle down on the bottom of the vessels. The fine particles with low density remain suspended in upper layers of the liquid. The upper layer liquid is poured off and the fine particles are allowed to settle down to the bottom. The wet paste containing fine particles are then ड्राइड। देखो अगर इसी एक पाउडर दिया है आपको और पाउडर में आपको बोला है कि इसमें से फाइन पार्टिकल्स आपको अलग करना है, तो आप कैसे करोगे। आप तो या तो अगर आपके पास उसको बोला है कि एक पर्टिकुलर सीओ नंबर के पाउडर चाहिए और वो नंबर की सीओ अगर है हमारे पास, तो हम उसको अच्छी तरीके से छान कर अच्छी तरीके से सीविंग करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा फाइन है कि हमारे पास में वो सीव नहीं है उसको सीविंग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो जो पाउडर है उसको हम पहले पेस्ट बनाएंगे एक, उसको पानी में डालकर शेक करेंगे अच्छे से, और शेक करने के बाद हम उसको एक जगह पे रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर रखने के बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल साइज़ है वो पार्टिकल साइज़ जिनकी हैवी डेंसिटी मतलब कैसे पार्टिकल जिनकी साइज़ बड़ी है, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, फिर नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे आके जमा हो जाएंगे, और जो एकदम वेरी फाइन है वो ऊपर की लेयर्स के अंदर आपको वो सस्पेंड हो जाएंगे वहाँ पर। तो फिर आपको क्या करना है, जो ऊपर का जो लेयर है फिर उसको आपको आइसोलेट करना है और उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद क्या होगा कि जो वहाँ पर फाइन पार्टिकल्स है वो आपको वहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो है एल्यूट्रेशन का, और लेविगेशन के अंदर आप सिर्फ वेट ग्राइंडिंग करते हो। तो ये था हमारा चैप्टर size reduction. In the next lecture we will see size separation. Thank you.